चलिए शुरू करते हैं। अब आगे। अगले दिन सुबह प्रैक्टिस नहीं हुई, यहाँ तक कि अथर्व खुद नहीं उठा क्योंकि 3 बजे तक न वो खुद सोया और नहीं आराध्या को सोने दिया। बच्चे सुबह 5:30 तैयार होकर बैठ गए थे, जिन्हें इतनी सुबह हाल में बैठा देख प्रीतम जी बोले, तुम सबको अगर इतनी जल्दी हो रही है जाने की तो रात में ही निकल जाते। तब अक्षत पीछे से आते हुए बोल, पापा गलती उनकी नहीं है, उसे आदिमानव ने इन्हीं पागल बनाया कि सुबह 6 बजे जाना है, और देखिए खुद नहीं उठाकर। और बच्चों, हम सब 9 बजे जाएंगे, तो अगर दोबारा सुनना चाहो तो जाकर सो जाओ। सभी बच्चे अपने अपने कमरे में चले गए। अद्वित और अदिति तो सच में सो गए, वहीं बाकी सब इधर उधर के कामों में लग गए। 8 बजे अथर्व उठा और नहा धोकर नीचे पधारा, जिसके बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर मुंह फुलाए बैठ गए। डिनर करके सब अपना सामान ले आए। अथर्व, आराध्या और सभी बच्चों का तो सब सामान हवेली में पहले ही मौजूद था, तो उन्हें कुछ भी ले जाना नहीं पड़ता था। हर्षद, यामिनी और शिविका के पास ही बैग्स थे। फ्लाइट 9:30 बजे की थी, इसलिए 9 बजे सब एयरपोर्ट के लिए निकल गए। सब लोग प्लेन में बैठकर मुंबई के लिए रवाना हो गए। 12 बजे सब मुंबई एयरपोर्ट पर थे। ग्रंथ शिविका लोगों के साथ केप करके राजपूत मेंशन के लिए निकल गया। इसके बाद हवेली से 2 गाड़ियां आ गई, जिनमें बैठकर अथर्व लोग हवेली के लिए निकल गए। अद्वैत का मन बेचैन था, जाने क्या सच निकलकर उनके सामने आए। वही अक्षत इन सबसे अनजान था। 15 मिनट बाद सब लोग हवेली पहुंच गए। प्रियंका उछलते हुए अदिति से चिपक गई। हवेली में जितने लोग थे वह सब अथर्व से मिल रहे थे, बस रोहिणी ही सबसे दूर खड़ी थी, जिस पर अद्वैत की नर्सरी जमी हुई थी। उसकी आंखों की तड़प सब बता रही थी कि वह अथर्व को गले लगाने के लिए कितना तड़प रही थी, लेकिन अथर्व मीनल जी से चिपका हुआ था। राकेश सोफे पर बैठा था, तो अदिति उनसे बोली, अब आप हॉट अटैक सहन करने के लिए रेडी है क्या? राकेश ने उसे घूर कर देखा, फिर वह अथर्व को देखने लगा। कुछ देर बाद सब ने लंच किया। अभी हवेली में सब लोग नहीं थे, खासकर आदित्य व आयुष, अखिल और रंजीत चारों कंपनी गए हुए थे। तो अथर्व ने सोचा जब सब हवेली में होंगे तभी वह सबके सामने बात करेगा। ऋषभ अभियान किया, अभी कॉलेज से लौट आए थे। ऋषभ अथर्व के सामने जाने से भी कतरा रहा था, इसलिए शाम तक वह सबको लेकर कमरे में ही घुस रहा। शाम को चुकी थी। आदित्य, आयुष, अखिल और रंजीत कंपनी से लौट आए थे, लेकिन अथर्व हवेली से नदारद था। जब सब लोग लंच के बाद आराम कर रहे थे, तब अक्षत से छिपकर अथर्व हवेली से निकल गया था। अथर्व अपने आदमियों के पास पहुंचा और उन सबको मुंबई के सभी समुद्र के तट पर फैलकर निगरानी रखने का ऑर्डर दिया, और फिर एक कैफे में पिज्जा ऑर्डर करके सफा चेक करके अपने मन को शांत किया। पिज्जा खाकर अथर्व डकार मारते हुए बोला, बड़े दिनों बाद खाए हैं पिज्जा, तो दिल खुश हो गया। अब जाकर हवेली वालों का दिल जलाया जाए। वही राजपूत पेंशन में ग्रंथ को देखकर उसके ताई जी और दादाजी बहुत खुश हुए। चरण जी का घाव अब काफी भर चुका था, इसलिए वह भी ऑफिस जाने लगे थे। शाम के समय जब ग्रंथ अपने दादाजी के पास हाल में बैठकर उनसे बातें कर रहा था, तभी उसका बाप राजीव चाचा और चरण जी लौट आए। ग्रंथ को देखकर चरण जी बहुत खुश हुए। अपने आप को देखकर ग्रंथ वहां से उठकर बाहर जाने लगा, तभी उसका चाचा अखिल बोल, ग्रंथ कहाँ जा रहे हो? हम तो अभी लौटे हैं, हमारे साथ भी बैठो भाई। ग्रंथ उसे एक लुक देकर वहां से बाहर चला गया, जैसे नजरों से ही बता रहा हूं कि वह उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ग्रंथ के जाने के बाद अखिल अपने पिता आलोक जी से बोल, देखा पापा इस लड़के के नखरे। तब हर्षद ने कहा, अब जब उस माँ बाप, चाचा, दादा और परिवार का प्यार वहां दिल्ली में मिल रहा है, तो वह आपके पास क्यों बैठेगा भला? राजीव और अखिल दोनों भाइयों ने उसकी तरफ देखा, तो उसने कहा, ग्रंथ दिल्ली में अपने फ्लैट पर नहीं रहता, वह होम मिनिस्टर प्रीतम सूर्यवंशी के घर में रहता है। अथर्व सूर्यवंशी के बच्चों के साथ, और जानते हैं आप सब, वहां पर सब लोग इसे अपने परिवार का जमाई समझ कर रख रहे हैं। हर्षद की बात सुनकर आलोक जी के अलावा सब चौंक गए। राजीव बोला, ये तुम क्या बक रहे हो हर्षद? तब अखिल भी बोला, हाँ हर्षद, ये कैसे हो सकता है? वह होम मिनिस्टर की पोती है, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी। ग्रंथ की तो हैसियत ही नहीं है उनके सामने खड़े होने की। राजीव ने अपने छोटे भाई को घर कर देखा, तो वह अपनी बात ठीक करते हुए बोला, मतलब हमारी कंपनी अभी इंडिया में टॉप 10 में आई है और उनके नंबर 1 पर है, जो उनके आगे कुछ भी नहीं है, फिर वह ग्रंथ को कैसे अपनी बेटी के लिए चूज कर सकते हैं? तब आलोक जी बोले, वह ग्रंथ को अपना जमाई के रूप में मुझसे मांग चुके हैं, और उसकी खुशी के लिए मैंने अथर्व सूर्यवंशी को हाँ भी कर दिया है, तो इस पर सबको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस बार सबके साथ राजीव भी चौंक गया। वह अपने पापा से बोला, आप बिना हमें बताए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं पापा? आप जानते हैं ना, वह अथर्व सूर्यवंशी इस लड़के को अपने साथ रखेंगी, मतलब वह इसे घर जमाई बनाकर रखना चाहता है। तब आलोक जी ने कहा, तो तुम्हें इस क्या फर्क पड़ता है?
ग्रंथ कहीं भी रहे कैसे भी रहे तुम्हें तो कभी उसे कोई लेना देना था ही नहीं, तो वह कब कहाँ और किस शादी करेगा इस तुम्हें क्या लेने देना। ये सुनकर राजीव की बोलती बंद हो गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि ग्रंथ की जिंदगी का कोई भी फैसला लेने का हक अब उसके पास नहीं है। राजीव को कुछ न बोलना देख आलोक जी आगे बोले, सिर्फ ग्रंथ ही नहीं, मैं शिविका का भी रिश्ता अथर्व सूर्यवंशी के बेटे से तय कर दिया है। शिविका की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी उनके बेटे से हो जाएगी। एक बार फिर पूरा परिवार चौंक। आलोक जी ने सबको बता दिया था कि वह ग्रंथ को अपनी जमाई के रूप में मुझसे मांग चुके हैं और उसकी खुशी के लिए मैंने अथर्व सूर्यवंशी को हाँ भी कर दिया है, तो इस पर सबको ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। इस बार सबके साथ राजीव भी चौंक गया। वह अपने पापा से बोला, आप बिना हमें बताए इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं पापा, आप जानते हैं ना वह अथर्व सूर्यवंशी इस लड़की को अपने साथ रखेगा, मतलब वह इस घर जमाई बनाकर रखना चाहता है। तब आलोक जी ने कहा, तो तुम्हें इस क्या फर्क पड़ता है, ग्रंथ कहीं भी रहे कैसे भी रहे तुम्हें तो कभी उससे कोई लेना देना था ही नहीं, तो वह कब कहाँ और किस शादी करेगा इससे तुम्हें क्या लेना देना। राजीव की यह सुनकर बोलती बंद हो गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि ग्रंथ की जिंदगी का कोई भी फैसला लेने का हक अब उसके पास नहीं है। राजीव को कुछ न बोलना देख आलोक जी ने आगे कहा, सिर्फ ग्रंथ ही नहीं, मैं शिविका का रिश्ता भी अथर्व सूर्यवंशी के बेटे से तय कर दिया है। शिविका की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसकी शादी उनके बेटे से हो जाएगी। और यह सुनकर एक बार फिर पूरा परिवार चौंक गया। तब अखिल बोल पर, पापा आप ये सब फैसला हमें बिना बताए कैसे ले सकते हैं। तब आलोक जी ने कहा, हम मुखिया है इस परिवार के, और चरण तुम्हें हमारे फैसले से कोई आपत्ति हो तो बताओ। सबने चरण जी की तरफ देखा। चरण जी ने एक नजर शिविका पर डाली जो गुलाबी गाल लिए एक तक जमीन को देख रही थी। वह अपने पापा से बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पापा, अगर बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। अपने पापा की बात सुनकर शिविका का मन नाचने को करने लगा। वही सामने खड़ी यामिनी का पूरा शरीर आज की तरह देखने लगा, मगर वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि अद्वित तो पहले ही शिविका पर लड्डू है। उसे इन कुछ सालों में अद्वित की नजरों में शिविका को गिरकर खुद उठाना होगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो और कोई तरीका वह अपनाएगी, लेकिन उसे शादी तो अद्वित से ही उसकी होगी। यही सब मन में सोचते हुए वह वहां से अपने कमरे में चली गई। साथ ही शिविका भी यह खुशखबरी अद्वित को सुनाने के लिए अपने कमरे में भाग गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर हवेली में अक्षत गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था अथर्व पर, क्योंकि वह बिना बताए बाहर घूम रहा था। तभी अदिति उससे बोली, हाय बीपी, आप इतना चक्कर काटोगे तो सच में आपका बीपी हाई हो जाएगा, बेड चाहिए आपको, देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। तब अक्षत ने उसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल अपने बाप पर गई है तो कभी सीरियस नहीं रहती, तुम्हें पता है ना, यहाँ पिछली बार तेरे उसे नालायक आप पर हमला हुआ था, वह भी जानलेवा, और अब वह कुत्ता बाहर घूमने चला गया। इसलिए मैं तुम सबके साथ यहाँ आया था ताकि इस आदमी की टांगे थोड़ा काबू में रहे, लेकिन ये शहर ही मनहूस है उसके लिए। आदित्य को अक्षत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह कुछ भी बोलता उससे पहले ही दरवाजे से अथर्व गाना गाते हुए आ रहा था, लैला मैं लैला ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझको ऐसी हो लैला। तब अदिति ने कहा, पापा आजकल तो आपकी लैला वह बीड़ी सिगरेट बनी हुई है, जूलियट की तरह आपसे चिपकी रहती है। तब अथर्व ने कहा, अरे मेरी दीदी, मेरी जूलियट तो तेरी मम्मी है, कल रात बनाया है ना मैंने उसे, पूछो जरा। तभी आराध्या ने टेबल पर रखा वास उठा लिया और बोली, अगर तुम दोनों बाप बेटी चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, दिमानव कहीं का। अथर्व हंसते हुए अक्षत के ऊपर जागीर और कहा, और चिरकुंडे कुत्ते की तरह क्यों घूर रहा है मुझे। तभी अथर्व ने डकार मेरी तो अक्षत नाक बंद करके चिल्लाया, कुत्ते पिज्जा डकार कराया है, अब पकड़ना अपना पेट, बताऊंगा तुझे। तब अदिति गुस्से से बोली, पापा अकेले अकेले खा लिया, मेरे लिए तो ले आते। तब अथर्व ने कहा, वह रखा है दरवाजे के बाहर, पहले सोचा इस कबाड़ी का मुंह देख लूं जो ले आओ। अद्वित जो खुशी से उछलते हुए दरवाजे से अंदर आ रहा था, उसे पिज्जा के बॉक्स दिख गए तो वह उन्हें उठाकर अंदर लाते हुए बोला, वह मेरे दिल की बात को अनजान गया, जो पिज्जा ले आया मैं तो अभी एक पार्टी पिज्जा मांगने वाला था। सब लोगों ने उसे घूर कर देखा तो अद्वित कूदते हुए अथर्व की पीठ पर चढ़ गया और कहा, आई लव यू पापा, अपने शिविका के दादू से मेरा और उसका रिश्ता पहले ही पक्का कर रखा था, यू आर द वर्ल्ड बेस्ट पापा। अथर्व ने अद्वित की होठों की चौथ को पढ़कर उसे खुद का गाल चमन से रोक दिया और कहा, ये हक सिर्फ मेरी मानो और तेरी माँ बहनों का है, तुम जैसे गधों का नहीं जो चुम्मी के साथ खाल भी निकाल ले। अक्षत तिरछी नजरों से अद्वित को घर रहा था। तब अद्वित उसके गाल सुनकर बोला, मेरे बीपी है ना चुम्मी के लिए। हंसी मजाक चल ही रहा था, तभी अथर्व की नजर आदित्य पर पड़ी जो उसे ही घूर रहा था। फिर अथर्व ने ऋषभ को देखा जो उसके देखते ही छिप गया।
वही अथर्व खड़ा होकर बोला, सब लोग यही है ना, मुझे अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन करना है। तब मोहन जी ने कहा, सब यहीं पर है अथर्व, तुम्हें क्या बात करनी है। तब अथर्व आदित्य को घूरते हुए बोला, वही बात दादाजी जिससे आप इतने सालों से खौफ खा रहे हैं कि बच्चों को ये बात पता ना चले, लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में शक पूरी तरह से घुल चुका है और रही सही कसर से आदमी ने पूरी कर दी। सबने सवालिया नजरों से आदित्य को देखा। तब अथर्व ने कहा, सॉरी दादी, मैं जानता हूँ आप और आपका ये बुढ़ा पति, मेरा मतलब दादाजी नहीं चाहते कि बच्चों के सामने सच आए, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर किसी और ने तोड़ मरोड़ कर सबको बताया तो मेरे मन पापा के प्यार पर सवाल उठेंगे, उन्हें गलत समझ जाएगा, जो मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। इसलिए मैं सब बच्चों को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि सबको पता चल जाएगी यहाँ पर कुछ लोग कितनी ज्यादा गिरे हुए हैं। हंसी मजाक चल ही रहा था, तभी अथर्व की नजर आदित्य पर पड़ी, जो उसे ही घूर रहा था। फिर अथर्व ने ऋषभ को देखा, जो उसके देखते ही झेप गया। तब अथर्व खड़ा होकर बोला, सब लोग यही है ना, मुझे अब थोड़ा सीरियस डिस्कशन करना है। तब मोहन जी ने कहा, सब यहीं पर है अथर्व, तुम्हें क्या बात करनी है। तब अथर्व आदित्य को घूरते हुए बोला, वही बात दादाजी जिसे आप इतने सालों से खौफ खा रहे हैं कि बच्चों को यह बात पता ना चले, लेकिन अब कुछ बच्चों के मन में शक पूरी तरह से घुल चुका है और रही सही कसर इस आदमी ने पूरी कर दी। सबने सवालिया नजरों से आदित्य को देखा। तब अथर्व ने कहा, सॉरी दादी, मैं जानता हूँ आप और आपका ये बुढ़ा पति, मेरा मतलब दादाजी नहीं चाहते कि बच्चों के सामने सच आए, लेकिन ये बात भी सच है कि सच अगर किसी और ने तोड़ मरोड़ कर सबको बताया तो मेरे मन पापा के प्यार पर सवाल उठेंगे, उन्हें गलत समझा जाएगा, जो मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। इसलिए मैं सब बच्चों को यहाँ लेकर आया हूँ ताकि सबको पता चल जाएगी यहाँ पर कुछ लोग कितनी ज्यादा गिरे हुए हैं। अक्षत अथर्व का हाथ पकड़कर बोला, आराम से बात करो, अर्थ बच्चे हैं यहाँ पर। तब अथर्व आदित्य की तरफ हाथ करके बोला, मैं आराम से ही सबसे बात करना चाहता था, लेकिन इस आदमी ने मेरा मूड बिगाड़ दिया। यहाँ से जाने के बाद ग्रंथ ने मुझसे कहा था कि अद्वैत लोगों को शक हो गया है कि यहाँ पर मैटर कुछ गड़बड़ है और मैं सबको सच पर खुद बता दूं। उसने ये भी कहा था कि अगर गलत तरीके से इन्हीं सच पता चला तो बात बिगड़ जाएगी और इस आदमी ने यही किया। मैं तो खुद आज के दिन यहाँ आकर सब बच्चों को आराम से सच बताता सब कुछ, लेकिन इस आदमी ने ऋषभ को सब कुछ तोड़ मरोड़ कर बताया। इसने मेरे मन पापा को गलत बताया और अपनी माँ और बाप के कारनामे नहीं बताए। अथर्व ने आगे कहा, 3 दिन पहले प्रैक्टिस के बाद अभी अपना फोन गार्डन में भूल गया था। तब ऋषभ इस फोन कर रहा था, मैंने सिर्फ ये बोलने के लिए फोन उठाया था कि यह नहा रहा है, लेकिन सामने से इसने मुझे अभी समझकर सब कुछ उगल दिया। बताओ ऋषभ, क्या कहा था तेरे बाप ने तुमसे। ऋषभ ने आदित्य को देखा और बोलना शुरू किया। उसकी बात सुनकर अदिति, अद्वैत और बाकी सब बच्चों की आंखें फैल गई। वही अक्षत, रंजीत, मोहन जी और मीनल जी के साथ कुछ और लोगों को भी आदित्य पर बहुत गुस्सा आया। अथर्व के कहने पर ऋषभ ने सबको बताने लगा कि उसे दिन क्या हुआ था। ऋषभ ने कहा, उसे दिन जब मैं पापा से गुस्सा हो गया था, तब रात में वह मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि डिनर के बाद वह मेरे सोने तक मेरे साथ ही रहेंगे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन्हें अपनी बातों में उलझा कर सच का पता कर लूं, और मैंने किया भी ऐसा ही। जब वह मेरे साथ बातों में बिजी हो गए, तब मैंने जानबूझकर अर्थ चाचू के बारे में बात शुरू कर दी और अंधेरे में एक तीर चलाया जो सीधा निशानी पर लगा। मैंने पापा से कहा कि मैं जानता हूँ कि अर्थ चाचू रोहिणी दादी के सगे बेटे हैं। तब पापा ने मुझे सब बता दिया कि सच में चाचू उन्हीं के सगे भाई हैं, जिन्हें राकेश दादू पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्हें हॉस्टल भेज दिया गया, जहां पर वह अक्षत चाचू और बाकी दोस्तों से मिले और उनके पेरेंट्स के इतने क्लोज हो गए कि बड़े होकर भी वापस यहाँ नहीं आए। उल्टा प्रीतम दादाजी, जो राकेश दादू के जुड़वा भाई है, उन्होंने बिना यहाँ पर किसी को इन्फॉर्म किया अर्थ चाचू को विराट दादाजी की मदद से कानून गोद ले लिया, जो कि पूरी तरह से गलत था और रोहिणी दादी के साथ अन्याय हुआ था। ऋषभ की बात सुनकर जहां सभी बच्चे शॉक्ड हो गए और रोहिणी रोने लगी, वही अक्षत, रंजीत, मोहन जी और मीनल जी को आदित्य पर बहुत गुस्सा आया। वही अथर्व तमतमा गया और गुस्से से खड़ा हुआ और रोहिणी को लगभग झिड़कते हुए बोला, मेरे सामने रोकर नाटक करने की जरूरत नहीं है, समझे आप। अपना रोना धोना बाद में कीजिएगा, जब सबको आपके पति और आपकी करतूत पता चलेगी। तब आदित्य अथर्व से बोल, माँ को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अथर्व। तब अथर्व उसे भी घुटकाते हुए बोला, पता तो तेरी करतूत भी तेरे बच्चों को चलेगी, तब पता चलेगा तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को कि किस शर्मिंदगी से बचाने के लिए अब तक दादाजी ने मुझे रोका हुआ था।
तभी अद्वैत खड़ा हुआ और अथर्व से बोल, पापा क्या ऋषभ ने जो कहा वह सच है? तब अथर्व ने कहा, हाँ ये सच है कि इस औरत ने मुझे पैदा किया है। सब ने रोहिणी की तरफ देखा जो गर्दन झुकाकर रो रही थी। तब अथर्व ने आगे कहा, यहाँ पर सब लोग तुम सबको सच बता देंगे, लेकिन अपने ही मुंह से अपनी कर्म गाथा कोई नहीं रहेगा, इसलिए मैं ही सबको सच बताऊंगा और कोई भी इस दौरान मुझे नहीं टोकेगा। फिर अथर्व ने बोलना शुरू किया तो कहानी शुरू होती है इस औरत के प्रेग्नेंट होने से, जो कि सिर्फ इनकी अथर्व बच्चों की वजह से चुप हो गया। वहीं अक्षत ने उसका हाथ बहुत जोर से दबाया हुआ था कि कहीं वह ऐसा वैसा कोई शब्द न बोल दे। तब अथर्व ने कहा, मैं इनकी अनचाही प्रेगनेंसी का नतीजा हो जो कि उनके पति को मंजूर नहीं थी, इसलिए इन्होंने तमाशा किया कि इन्हें चौथा बच्चा नहीं चाहिए और ये लोग अस्पताल तक चले गए उसे अनचाहे गर्भ को गिराने के लिए। सब ने विश्वास से रोहिणी की तरफ देखा जिसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से उठकर कि चली जाए। तब अथर्व आगे बोला, लेकिन अबॉर्शन का भी एक वक्त होता है जो निकल चुका था, इसलिए मुझे पैदा करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। फिर इन्होंने कोशिश जारी रखी कि मैं मरा हुआ पैदा हो जाऊं, इसलिए जो चीज प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए वह सब इन्होंने खाए। लेकिन मैं तेरा ठीक प्राणी में टाइम से पहले इस दुनिया में आ गया और फिर इस आदमी ने नया तमाशा शुरू किया कि मुझे अनाथालय में छोड़कर आए, लेकिन दादी ने इन्हें चमक कर मुझे इसे ले लिया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सब ने मिनल जी को देखा जिनके भी आंसू बह रहे थे। वहां मौजूद आरती, ध्रुविका, किया, प्रियंका, आकृति और अनुषा के साथ सब लड़के दुख और आंखों में आंसू लिए अथर्व को देख रहे थे। तब अथर्व ने आगे कहा, 12 साल तक मैं इस हवेली में पहला बड़ा, तब तक इस औरत और इस आदमी ने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। दादी मुझे कैसे पाल रही है, मुझे भी सब बच्चों की तरह माँ बाप का प्यार चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पल पल तरसाया इस चीज के लिए, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने भी मुझे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया। यहाँ और स्कूल में भी दादी अगर मेरी खुशी के लिए पराठे बनाकर भी मुझे दे देती तो ये लोग, अथर्व आयुष की तरफ इशारा करके बोला, ये लोग उसे खाने में मेरे मुंह पने की बजाय मिट्टी में मिला देते थे। मेरी खुशियों के साथ साथ अन्न का भी अपमान करते थे। आयुष के गण शर्मिंदगी से झुक गई, वहीं सभी बच्चों को बहुत बुरा लगा। अथर्व सबको सच्चाई बता रहा था। अथर्व ने आगे कहा, क्यों औरत उसे अस्पताल दे तक लेकर चली गई थी इसका अबॉर्शन करने के लिए, लेकिन अबॉर्शन का भी एक वक्त होता है जो निकल चुका था, इसलिए मुझे पैदा करना उनकी मजबूरी बन चुकी थी। फिर इन्होंने कोशिश जारी रखी कि मैं मरा हुआ पैदा हो जाऊं, इसीलिए जो चीज प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खानी चाहिए थी वह सब इन्होंने खाए, लेकिन मैं तेरा ठीक प्राणी में टाइम से पहले ही इस दुनिया में आ गया। फिर इस आदमी ने नया तमाशा शुरू किया कि मुझे अनाथालय में छोड़ा है, लेकिन दादी ने इन्हें चमकाकर मुझे इसे ले लिया और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। सबने मीनल जी को देखा जिनके भी आंसू बह रहे थे। वहां मौजूद आरती, ध्रुविका, किया, प्रियंका, आकृति और अनुषा के साथ सब लड़के दुख और आंखों में आंसू लिए अथर्व को देख रहे थे। तब अथर्व ने आगे कहा, 12 साल तक मैं इस हवेली में पहला बड़ा, तब तक इस औरत और इस आदमी ने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। दादी मुझे कैसे पाल रही है, मुझे भी सब बच्चों की तरह माँ बाप का प्यार चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पल पल तरसाया इस चीज के लिए, यहाँ तक कि उनके बच्चों ने भी मुझे सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया। यहाँ और स्कूल में भी दादी अगर मेरी खुशी के लिए पराठे बनाकर भी मुझे दे देती थी तो ये लोग, अथर्व आयुष की तरफ इशारा करके बोला, ये लोग उसे खाने को मेरे मुंह पने की बजाय मिट्टी में मिला देते थे। मेरी खुशियों के साथ साथ उनका भी अपमान करते थे। आयुष की गर्दन शर्मिंदगी से झुक गई, वहीं सभी बच्चों को बहुत बुरा लगा। तब अथर्व ने आगे कहा, एक बार इनकी हरकतों से तंग आकर मैंने गुस्से में इसके दोस्त का सर फोड़ दिया। फिर क्या था, इस आदमी ने मुझे यही इसी बीच हाल में बहुत पीटा था। स्कूल से मुझे निकाल दिया गया था, बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर के कारण मैं मानसिक रोगी बन गया था। ये सब लोग मुझे पागल समझते थे। पागलों के डॉक्टर को मेरे लिए बुलाने लगे जिन्हें मैं भगा देता था। कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया, इस दौरान इन लोगों को या फिर इस आदमी औरतों में से किसी ने भी मेरे कमरे में जाकर नहीं देखा। अपनी बीमारी के दौरान मैं मर गया या फिर जिंदा हो। खैर, फिर किसी स्कूल में मेरे एडमिशन की बात इन्होंने की, लेकिन तब तक गर्मियों की छुट्टी पड़ चुकी थी, इसलिए 1 महीना और मुझे रेस्ट मिल गया। लेकिन इन छुट्टियों में इनका भतीजा यहाँ रहने आया हुआ था जो कि बेहद बेशरम टाइप का लड़का था। अथर्व ने राधा को देखकर कहा तो उसकी भी नजरें झुक गई। तब अथर्व ने आगे कहा, वह कुणाल 1 नंबर का हरामी, उससे मैंने एक दिन इसके ही कमरे के दरवाजे से झांकते देखा, पर मुझे देखकर वह डर गया और भाग गया। मुझे उसे वक्त समझ में नहीं आया कि वह क्या कर रहा था। फिर 2 दिन बाद मैंने उसे इस आदमी और औरत के कमरे में जाकर अश्लील हरकतें करते हुए देखा तो मेरे अंदर आग लग गई। मुझे इतना तेज गुस्सा
आया कि मैं उसे जान से करने के लिए उसे पर हमला करना चाह, लेकिन मौके पर जाकर उनके प्यार से बड़े बेटे ने आकर मुझे रोक दिया और मुझसे कहा कि यह उसे खुद समझा देगा। और अगले दिन सुबह जो वह कुणाल गंदी हरकतें कर रहा था वह सारा इल्जाम इसने मेरे ऊपर लगा दिया। ऋषभ और किया के साथ सभी बच्चों ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। तब आदित्य ने बीच में कहा, अथर्व तुम जानते हो मैं ये सब सिर्फ तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए किया था क्योंकि तुम्हारी वजह से माँ पापा में आए दिन झगड़ा होते रहते थे। तब अथर्व उसे रोकते हुए बोला, शट योर माउथ मिस्टर आदित्य ठाकुर, वरना तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मैं छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं करता। तब आदित्य चुप हो गया। तब अथर्व ने कहा, उसे वक्त से पहले तक यह आदमी मेरे लिए क्या यह अहमियत रखता था ये बताने का, इसलिए मुझे कभी मौका ही नहीं दिया। आपकी बात बड़ा भाई ही पिता का हक रखता है और यह हक मैंने इसे दिया भी था। जिस तरह इसने सभी भाई बहनों को एक साथ जोड़ रखा था उन्हें हमेशा अपने साथ रखना, भले ही मुझे छोड़ दिया था लेकिन फिर भी मैंने इसकी कही हर बात मानी। स्कूल में और घर में किसी से झगड़ा नहीं किया, कभी इसके बाप के सामने ज्यादा नहीं आया सिर्फ इसके खाने की वजह से। और इसने क्या किया, इसने मुझ पर एक 12 साल के बच्चे पर इतने घिनौना इल्जाम लगाया जिसने झूठा होने के बाद भी मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया। आदित्य अथर्व के सीने से आकर चिपक गई और सिसकने लगी। तब अथर्व उसका शहर सहलाते हुए बोला, मेरी मानगू आगे की स्टोरी बड़ी मजेदार है क्योंकि तेरी माँ भी तुम मुझे आगे ही मिली थी, तुम ही दोनों तो कहते थे ना कि अपनी स्टोरी सुनाओ। फिर अथर्व आगे बोला, फिर एक बार भी फिर मेरी सुताई इस आदमी ने की जिससे दादी मुझे छुड़ाकर अपने कमरे में ले गई और अगले 1-2 दिन में ही मुझे दिल्ली हॉस्टल में भेज दिया गया जहाँ मुझे जिंदगी देने वाले दोस्त मिले, भाई मिले और बेइंतहा प्यार करने वाली 3 माँ और पापा के साथ फ्री में बुढ़ाओ भी मिले। अथर्व आगे बोला, आगे इलाज के दौरान मैं वंश के घर पर राजस्थान में रहा जहां विद्या माँ ने मुझे अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया, लेकिन अब आगे चलकर तीनों ही माँ मुझे लेकर झगड़ना लगी कि मैं उनके साथ रहूं। तब दादू ने विराट पापा से मिलकर कुछ चक्कर चलाया और प्रीतम बाबू की गोद में मुझे डाल दिया गया, मतलब गोद ले लिया गया। जब मैं 18 साल का हुआ तब मैं उन टेम्पररी पेपर्स को साइन करके पक्की फाइल में बदल दिया और इस तरह मैं नाम के ठाकुर से अथर्व सूर्यवंशी बन गए। इसके बारे में मैं आखिर तक भी यहाँ किसी को पता नहीं चलने दिया। फिर प्रीतम पापा ने मुझे अपनी मस्ती वाले संस्कार कूट कूट कर भारी और 25 का जाप में हुआ तब मुझे वापस यहाँ भेजा गया जहाँ इस आदमी और इस घर के हर सदस्य को अपना अथर्व ठाकुर वापस चाहिए था, लेकिन यहाँ रहकर मैं अपनी तीनों माँ के साथ अन्याय नहीं कर सकता था। फिर अथर्व ने मुंबई में बिताए अपने 6 महीने पूरे डिटेल में बताए अपने कमांडर वाली बात को वह छुप गया और बस इतना बताया कि वह ललित जी के केस सॉल्व करने में उनकी मदद करता था। आखिर में अथर्व ने गणेश विसर्जन वाला किस्सा सुनाया और कहा, उसे दिन मुझे उसे बम को डीएक्टिवेट करने की तरकीब पता थी लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर भाग सिर्फ इस आदमी की अकल ठिकाने लगाने के लिए कि इन लोगों से दूर जाने के लिए मैं मर भी सकता हूँ। फिर मैंने उसे बम को फेंक दिया और कुछ थोड़ी बहुत चोटें मुझे आई। उसके अभियान के पैदा होने के बाद माँ पापा के साथ में वापस दिल्ली लौट गया अपने घर। अथर्वानी मुंबई में बीते अपनी 6 महीने पूरी डिटेल में बताएं सब बच्चों को अपने कमांडर वाली बात को वह छुपा गया और बस इतना बताया कि वह ललित जी की केस सॉल्व करने में उनकी मदद करता था। आखिर में अथर्व ने गणेश विसर्जन वाला किस्सा सुनाया और कहा, उसे दिन मुझे उसे बम को डीएक्टिवेट करने की तरकीब पता थी लेकिन फिर भी मैं उसे लेकर भाग सिर्फ इस आदमी की अकल ठिकाने लगाने के लिए कि इन लोगों से दूर जाने के लिए मैं मर भी सकता हूँ। फिर मैंने उसे बम को फेंक दिया और कुछ थोड़ी बहुत चोटें मुझे आई थी। उसके बाद अभियान के पैदा होने के बाद माँ पापा के साथ में वापस दिल्ली लौट गया अपने घर। सब बात कर अथर्व सभी बच्चों से बोल, अब तुम सब बताओ बच्चों, क्या मेरे माँ पापा ने कुछ भी गलत किया? फिर ऋषभ से अपने बेटे के हिस्से का प्यार मुझे करके उन्होंने क्या गलत किया? आज भी वह तीनों तड़प जाती है मेरी एक आह पर। मुझ पर कोई खतरा आता है तो उन्हें पहले ही आभास हो जाता है। सगाई में आते वक्त भी माँ डर रही थी मुझे यहाँ भेजने से और उनका बड़ा दिल देखो आज वह और यह सब दोस्त चाहते हैं कि मैं इस आदमी और औरत को माफ कर दूं, लेकिन मेरी आत्मा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझ पर बीती है। अभी भी यहाँ आता हूँ तो सब कुछ मुझे याद आ जाता है, लेकिन मेरी दादी यहाँ रहती है, ध्रुविका है यहाँ और तुम बच्चों की आधी पलटन यहाँ रहती है, इसलिए अपने दिल के जख्म दबाकर यहाँ आ जाता हो सिर्फ तुम सबकी और अपनी पहली माँ मेरी दादी की खुशी के लिए, जैसे अपनी तीनों मानों के साथ अन्याय नहीं कर सकता वैसे ही उनके साथ भी नहीं कर सकता। ये कहकर अथर्व जाकर
मीनल जी की गोद में सर रखकर बैठ गया, जिस पर वह हाथ फेरने लगी। ठाकुर हवेली में अथर्व मीनल जी की गोद में कर रख कर बैठा था। मीनल जी उसका सर से हिला रही थी, तब अथर्व ने उनका हाथ पकड़कर चूम लिया और कहा, मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरी खुशी को देखते हुए उन्होंने कभी मुझे यहाँ रोकने की जिद नहीं की। मुझे पता है वह कितना दुखी होती है जब मैं यहाँ से जाता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं इन्हें भी अपने साथ ले जाता है, वैसे भी इनका बुढ़ा पति किसी काम का नहीं है। ये सुनकर मोहन जी ने अथर्व को घूर कर देखा। तभी अद्वैत, जो इतनी देर से चुप था, वह आदित्य, रोहिणी और राकेश से कहा, हमें लगता था कि पापा आप लोगों से किसी बात को लेकर नाराज होंगे तो हम आप लोगों से सुलह करवा देंगे, लेकिन आप लोगों ने कोई गलती नहीं की बल्कि पाप किया है। एक छोटे से बच्चे जो आपका खुद का बेटा और भाई था, उसके बाल मन को इतनी बुरी चोट पहुंचाई। बचपन से लिया उनका, उसने राकेश से कहा, और आप दोनों ने तो उन्हें जीते जी अनाथ बना दिया। उनसे प्यार नहीं कर सकते थे तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो निभाने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे पापा हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद वह सब नहीं मिला। और आप ताऊजी हमारे प्रीतम दादू को गलत बता रहे थे। बताए क्या गलत किया उन्होंने? एक बच्चे की जिंदगी संवार दी, अगर वह गलत है तो आप सब क्या हो? तभी ऋषभ ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी पापा, आप अपने ही भाई के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कैसे कर सकते हैं? आपने इन्हें घर से निकलने के लिए, उसे सांप को पूरी जिंदगी हमें डसने के लिए छोड़ दिया। वह आदमी आज भी आप सबके अर्थ चाचू के पीछे पड़ा है। अगर उसे समय आपने उसका फन कुचला होता तो उन्हें सजा दिलवाई होती तो शायद वह आराध्या मासी पर कभी बुरी नियत नहीं रखता, इतना बड़ा अपराधी नहीं बनता कि आज वह आप सबके खून का प्यासा हो गया है। आप सब अर्थ चाचू के गुनहगार हो और फिर भी उनसे उम्मीद करते हो कि वह यहाँ आप लोगों के साथ रहे, अपने स्वर्ग जैसे घर को छोड़कर। हूं वह चाचू है जो आज भी यहाँ आते रहते हैं। मैं उनकी जगह होता तो कभी आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखता। अदिति रोहिणी से बोली, मुझे या अवी को एक खरोच भी आ जाए तो मेरी मम्मी की जान निकल जाती है, और आप खुद अपने बच्चों को मारने की कोशिश कर रही थी। पहले मुझे लगता था कि पापा बेवजह आप दोनों को सुनाते रहते हैं, लेकिन अब जब सच पता चल गया है हमें, तो आज के बाद हम अपने पापा को यहाँ कभी नहीं आने देंगे और ना खुद आएंगे। फिर अदिति अथर्व से बोली, हम बड़की दादी को भी अपने साथ ले जाएंगे पापा, और ध्रुवी बुआ को भी, फिर हम यहाँ कभी नहीं आएंगे। तब अथर्व अदिति से बोला, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिति तब आकृति बोली, क्यों नहीं कर सकते चाचू? देखा जाए तो पहले हमारे बड़े दादू से उनकी शादी हुई थी, तो ये हमारी दादी हुई। तब अथर्व उन्हें समझाते हुए बोला, फिर तो ये प्रीतम पापा को भी यहाँ हमेशा के लिए रख सकती है ना, उनको भी तो इन्होंने जन्मा है। तब अद्वैत ने कहा, वह बात अलग है पापा। तब अथर्व ने कहा, बात कैसे अलग हुई? दोनों में से गलती किसी की नहीं थी, बस हालत गलत है। देखो, दादू ने पापा के साथ एक अलग परिवार बनाया और इन्होंने दादाजी के साथ। अब जब दोनों अपने परिवारों के साथ खुश है तो क्यों हम इन्हें परेशान करें? सभी बच्चे राकेश, रोहिणी और आदित्य को ना उम्मीद से देखते हुए वहां से ऊपर छत पर जाकर बैठ गए। वही पीछे अथर्व आदित्य से बोल, अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक, गिर गए ना अपने ही बच्चों की नजरों में? अब चाहे कुछ भी करना, दोबारा उनकी नजरों में चढ़ नहीं पाओगे। और क्या लगा था तुम्हें सब जानकर मेरे बच्चे मुझे यहाँ ले आएंगे? नहीं, अब वह खुद यहाँ आने से कतराएंगे पर रहेंगे।